सभी लोगों का स्वागत है व्यास अकेडमी में। आज हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरबों का भारत आगमन, यानी अरब इन्वेजन इन इंडिया। अरबों का भारत आगमन कि भारत में मुस्लिम कैसे आते हैं, सर्वप्रथम कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, और कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी किस उद्देश्य के साथ आता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जरा, एक स्थान है जिसका नाम है सिंध। भारत का ही स्थान है सिंध, और सिंध जो है ये हिंदू प्रदेश है, यानी यहां पे हिंदू शासक है, और हिंदू जो शासक है उसका नाम है चार्ज। क्या नाम है? चार्ज। मेरे साथ याद भी करते चले बार बार। सिंध प्रदेश है, ठीक है, यहां पर ब्राह्मण वंश का शासन है, वहां का शासक है चार्ज, और चार्ज का ही पुत्र है दाहिर। क्या नाम है? दाहिर। अब कहानी यहीं से शुरू होगी। देखिए, इतिहास को पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए कि इतिहास को हमेशा दिल पे पत्थर रख के पढ़िएगा, क्योंकि इतिहास में वही बात हो सकता है कहीं अलग मिले, और हो सकता है वही बात दूसरी जगह पे कुछ अलग मिले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल पे पत्थर रख के पढ़िएगा, ठीक। तो चार्ज का पुत्र है दाहिर। दूसरी तरफ अरब के शासक, अरब के जो लोग हैं उनमें से एक जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है, वो भी किसके समय में? दाहिर के समय में। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है, और सिंध का एक स्थान है जिसका नाम है, एग्जैक्टली जो स्थान है वो स्थान है देवल। सिंध के देवल नामक स्थान पे मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे इस युद्ध में अंतिम रूप से जो विजय होती है वो किसकी होती है? मोहम्मद बिन कासिम की। अंतिम रूप से विजय किसकी होती है? मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आता है, अरब से जब भारत आता है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है किस मार्ग से आता है? तो वो मकरान मार्ग से भारत आता है। यहां एक प्रश्न और भी बन गया कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के देवल पर आक्रमण जब करता है, वो समय है 712 ईस्वी। 712 हर जगह पे लगभग मिलता है, 711 इसलिए लगा दिया मैंने कि 711 में वो चला, 712 तक वो पूरा अभियान पूरा हुआ। तो 711 या 712, यहां कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ऑप्शन में अगर दोनों हो तो दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा, तो 712 होने की ज्यादा संभावना होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 में। कहां पर? सिंध में, और सिंध प्रांत के देवल में, ठीक है। और वहां का जो शासक है वो है दाहिर। अब क्या होगा? सीधी सी बात है, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होगा। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होगा, तो इसमें दाहिर की पराजय होगी
और मोहम्मद बिन कासिम की जीत होगी। इन निशानों से आप जान जाइएगा, दाहिर की हार होती है और मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। जीत के पीछे, मोहम्मद बिन कासिम जीता, इसके पीछे कुछ कारण है। इसके पास कुछ ऐसे उस समय जो आधुनिक हथियार माने जाते थे, जिनमें मंजालिक है, मैगलन है। ये इन हथियारों से जो काम क्या किया जाता था, इन हथियारों से बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने का काम किया जाता था। ठीक है, पत्थर रखा गया, उसके ऊपर पीछे खींचा गया, गुलेल देखा, गुलेल, वैसा ही कुछ ये मंजालिक और मैगलन दोनों थे। इनकी सहायता से मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। और जीत का एक कारण और है कि सिंध में या सिंध के आसपास रहने वाले जो जाट थे और जिन्होंने चाच और दाहिर के खिलाफ विद्रोह किया था, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले जाट और विद्रोही बौद्धों ने किसकी सहायता करी? मोहम्मद बिन कासिम की, जिसकी वजह से ये युद्ध दाहिर हारा। क्लियर? यहां से सीधी सी एक बात मानिएगा कि जो बात सबसे पहले पूछी जाती है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया? तो सिंध के शासक है दाहिर, उनको हराया। जो एक्चुअल स्थान है जहां पे आक्रमण किया वो स्थान है देवल। अभी तक ये सारे प्रश्न लगभग बन चुके हैं एग्जाम में, अभी तक ये प्रश्न नहीं बने कि किन हथियारों का मंजालिक, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे मंजालिक क्या है, मैगलन क्या है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि 711 या 712 में दाहिर खिलाफ लड़े गए युद्ध में किन किन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया? तो जाट और बौद्ध विद्रोही थे। ठीक है, क्लियर इतना? अब आप यहां पे देखिए, जब इसने मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पे जीत लिया, ये पूरा एरिया जीत लिया, तो यहां पे एक टैक्स लगाया जिसको हम बोलते हैं जजिया कर। ये पहली बार भारत में लग रहा है, तो फिर से प्रश्न बनेगा कि पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया? तो कौन? आंसर कौन क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। अब दिल्ली सल्तनत के बाद में दिल्ली सल्तनत का मतलब होता है, देखिए, 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 वंश, इन 5 वंशों में अलग अलग सब शासक आएंगे। वो जजिया कर कभी हटाएंगे, कभी लगाएंगे, कभी हटाएंगे, कभी लगाएंगे, और ये सब कुछ मुगल काल तक चलता रहेगा। मुगल काल का शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। लगाया पहली बार किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अंतिम रूप से 1720 में सवाई राजा के कहने पर, 1720 में सवाई राजा के कहने पर मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में अंतिम बार जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत में जजिया कर कभी नहीं लगा। मैं आपको बताऊंगा, जजिया कर का पूरा इतिहास बताऊंगा, कहां से लगा, क्या हुआ, पूरा इतिहास में आपको बताऊंगा। अब यहां पे एक बात और सुनिएगा, ये पूरी जानकारी जो है अधिकांश वो एक पुस्तक में मिलती है जिसका नाम है चचनामा, और चचनामा का लेखक वो अज्ञात है, किसने लिखा नहीं पता, लेकिन ये सारी जानकारी उसमें मिलती है। फिर देखिएगा, यहां पर ये अरब आए, मुस्लिम आए, तो इन्होंने भारतीयों से बहुत कुछ सीखा। तो उसमें भारतीय अंक पद्धति, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव पद्धति, ये सारी चीजें सीखी, और इसको इन्होंने नाम दिया हिंदसा। क्या नाम दिया?
हिंदसा, भारत का हिंदसा, दशमलव पद्धति, अंक पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, शून्य, ये सब इसको संपूर्ण रूप से नाम दिया हिंदसा। क्लियर हुआ सभी लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि अगला आक्रमणकारी कौन है। इसके लिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से दूसरा जो आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी आया वो था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी को पढ़ने से पहले हम जरा इसके बारे में कुछ जान लें। महमूद गजनवी ये गजनी का रहने वाला था, ठीक है, गजनी का रहने वाला था। गजनी का जो संस्थापक था, ध्यान रखिएगा, गजनी का जो संस्थापक था उसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से मिलता जुलता नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का क्या था? दास था, स्लेव था। ठीक है, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, दो चीजें क्लियर हुई। गजनी का संस्थापक अलप्तगीन और उसका दास सुबुक्तगीन। मौका पाकर सुबुक्तगीन ने क्या किया? यामिनी वंश की नींव डाली। किस वंश की नींव डाली? यामिनी वंश की। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है कि यामिनी वंश की नींव किसने डाली? तो वो सुबुक्तगीन ने डाली। सुबुक्तगीन के बाद अब शासक कौन बनेगा? महमूद गजनवी, जिसे हमें पढ़ना है। महमूद गजनवी पे हम आ गए सीधे से। महमूद गजनवी ने कुछ उपाधियां धारण करी थी, जिनमें जो सर्वप्रथम उपाधि है यामनुद्दौला। यामनुद्दौला, यामनुद्दौला इसके वंश से ही बनी है, यामनुद्दौला। और साथ में इसकी एक उपाधि थी बुत सिकन। एक इसकी एक उपाधि थी बुत सिकन। बुत सिकन, बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बुत सिकन किसकी उपाधि है? तो बुत सिकन किसकी उपाधि है? महमूद गजनवी की। और बुत सिकन का अर्थ क्या है? बुत सिकन का अर्थ है मूर्तियों को तोड़ने वाला। एक उपाधि इसकी गाजी भी है। गाजी, इसको हम कहते हैं मुस्लिम धर्म का संरक्षक। गाजी की उपाधि और भी आगे आने वाले शासकों ने धारण करी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी ये दो और भी उपाधियां हैं जो महमूद गजनवी ने धारण करी, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दो उपाधियां आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी धन के लिए वो जगह जगह पर आक्रमण कर रहा था। ठीक है, ऐसा ही एक आक्रमण एक बार उसने भारत पर आक्रमण किया, और एक बार नहीं, भारत पर कुल मिला के, एक तो पहला आक्रमण किया ही, कुल मिला के भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। सन 1000 से और सन 1027 के बीच में इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। अब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति के लिए वो आता है। अभी इसी जगह पे चीजें बदल जाएंगी। जब आप आगे मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे तो उसका उद्देश्य बदला होगा। उसका उद्देश्य भारत में धन की प्राप्ति नहीं है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और साथ ही यहां पर
सत्ता, भारत में सत्ता की स्थापना, उसका उद्देश्य बदल जाएगा। महमूद गजनवी खैबर दर्रा, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, खैबर दर्रे से होते हुए एंट्री करता है और पहला आक्रमण वो उद्भांडपुर या जिसको हम वहिंद कहते हैं वहां के शाही शासकों पर करता है। उद्भांडपुर या वहिंद के शाही शासकों पर करता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत के किस पहले शासक पर आक्रमण किया, तो शाही शासकों पर, और उस शासकों में सबसे पहले नाम आता है जयपाल। उसने उद्भांडपुर पर आक्रमण किया, वहां का शासक था जयपाल। जयपाल महमूद गजनवी से हार गया और वो इतना दुखी हुआ जयपाल कि उसने आत्महत्या कर ली। तो यह प्रश्न भी बनता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण किस शासक ने हारने के बाद आत्महत्या कर ली, तो वो शासक कौन है? जयपाल। ध्यान रखिएगा इस चीज को। 17 के 17 आक्रमण हमें नहीं पढ़ने हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से 17 के 17 आक्रमण हमें नहीं पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं आक्रमणों को हमें पढ़ना है। महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो 1025 और 26 में सोमनाथ मंदिर पर होता है। यह भगवान शिव का मंदिर है जो कि गुजरात में स्थित है, और गुजरात के आनिलवाड़ा, कौन सा स्थान है? आनिलवाड़ा। और आनिलवाड़ा, वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का भी एकमात्र उद्देश्य था धन की प्राप्ति। और ये भीम प्रथम जो हैं, ये किस वंश से संबंध रखते थे? तो ये चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। क्लियर सभी को? इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, ये 1025-26 में ये लौटता है, सिंध होके लौटता है। रास्ते में उसे जाट बहुत परेशान करते हैं, उसका लूटा हुआ माल लूट लेते हैं। तो भारत में यह प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम बार आक्रमण कब किया? तो 1027 में। किस लिए? उन्हीं जाटों को दंड देने के लिए जिन्होंने महमूद गजनवी को लौटते समय परेशान किया था, उन्हीं को दंड देने के लिए आक्रमण किया। ठीक, इतना सब लोग समझ गए, सारा कुछ समझ गए इतना। इसके बाद यहां पर देखिएगा, सन 1230 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। आप जरा इधर देखते हैं, महमूद गजनवी के दरबार में कुछ विद्वान थे, जिनमें एक फिरदौसी था, दूसरा अलबरूनी था। फिरदौसी की एक रचना है शाहनामा। शाहनामा से हमें बहुत कुछ पता चलता है। साथ अलबरूनी ने एक पुस्तक लिख दी, किताबुल हिंद। कौन सी पुस्तक? किताबुल हिंद, जो कि बहुत फेमस पुस्तक है। और इसी पुस्तक को हम 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहते हैं। यह प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पूछे जाने की पूरी संभावना है कि निम्न में से किस पुस्तक को 11वीं शताब्दी का दर्पण कहते हैं। तो पुस्तक कौन सी है? किताबुल हिंद, जिसको लिखा किसने है? अलबरूनी ने। इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, अलबरूनी भारत आया, अलबरूनी ने संस्कृत सीखा, गीता, पुराण, इन सब का अध्ययन किया
और ऐसा करने वाला अलबर्नी पहला मुस्लिम था। तो फिर से यहां से प्रश्न बन सकता है कि वो पहला मुस्लिम कौन सा था जिसने संस्कृत, गीता, पुराण आदि सबका अध्ययन किया। तो कौन है यहां पे? कौन है यहां पे? अलबर्नी। ठीक है, यहां पे सब कुछ क्लियर है सभी को? कोई किसी को कोई प्रकार की समस्या, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या? सारा एक बार फिर से। अलप्तगीन, अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन दास, सुबुक्तगीन ने यामनी वंश की स्थापना, सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी, महमूद गजनवी की उपाधियां यामनुद्दौला, बुतसिकन, गाजी। इसके बाद इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनवी 1027 में जाटों को दंड देने के लिए भारत आता है, उसके बाद वापस लौट जाता है और 1030 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके जो विद्वान दरबारी थे फिरदौसी और अलबर्नी, इन दोनों के बारे में आपको जानना है। क्लियर? अरबों के भारत आगमन के क्रम के अगले पड़ाव में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, अब बारी पढ़ने की है मोहम्मद गोरी। यह तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी है जो कि भारत आता है, लेकिन यहां पर इसका उद्देश्य बदला है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहां पर धन की प्राप्ति ना होकर भारत में क्या करना है? साम्राज्य स्थापित करना है और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। थोड़ा मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मोहम्मद गोरी का जो वंश है वो संसवनी वंश है, संसवनी वंश से संबंधित है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो जहां भी जरूरत पड़े, तो जब भी मैं किनारे होता हूं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपके पास में जो लिखा है वो पूरा का पूरा मैटर आपके पास में उपलब्ध हो जाए। और बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। चलिए आते हैं क्रम पे। तो मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। इसका वंश है संसवनी। ये लोग कैसे गजनी पहुंचते हैं, क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। गजनी से 200 मील दूर एक स्थान है गोर। गजनी से 200 मील एक स्थान है गोर। तो यहां के रहने वाले, गोर के रहने वाले लोग कहलाते थे गोर, गोरी, गोरी कहलाते थे। इन गोरों ने क्या किया, या गोरियों ने क्या किया? गजनी पर अधिकार कर लिया। अब जब गजनी पर अधिकार कर लिया, तो गजनी पर अधिकार करने के बाद में सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बना। बहुत सरल भाषा में, किताबी भाषा में मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बना। मोहम्मद गोरी के कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे जंगी, जंग लड़ने वाला, सिहाबुद्दीन, इसके अलावा मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे सीधे से एग्जाम में पूछ लेंगे कि मोहम्मद बिन साम निम्न में से किस शासक का दूसरा नाम है, तो आपको बता देना है किसका नाम है। ठीक है, फिर देखिए, इसने उन क्षेत्रों पे आक्रमण किया जहां पर धन दौलत मिलने की संभावना थी। तो इसका जो सबसे पहला जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो था भारत। अच्छा, भारत में क्या होता है, थोड़ी सी कहानी है यहां पे, मैं आपको बता देता हूं। भारत में इस समय दो ही शासक प्रबल हैं, एक पृथ्वीराज चौहान या राय पृथौरा, या इनको हम पृथ्वीराज थे,
और दूसरी तरफ है जयचंद्र। पृथ्वीराज चौहान बन जाते हैं सलमान खान और शादी कर लेते हैं जबरदस्ती जयचंद्र की बेटी संयोगिता से। तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन जयचंद्र इतना कैपेबल नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि वो अकेले पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला कर पाए। इसलिए उसने इनवाइट किया किसको? मोहम्मद गोरी को कि आप आओ और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करो और मैं बदले में आपको कुछ रुपए, पैसे या जो कुछ भी है वो मैं आपको भेंट करूंगा। मोहम्मद गोरी को क्या था, चल दिया वो सेना लेके, पहुंचा भारत। तराइन का एक मैदान है, तराइन के मैदान में 1191 में पहला युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ आप देख रहे हो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के कई नाम है, ध्यान रखिएगा। एक तो पृथ्वीराज चौहान, दूसरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तीसरा है राय पिथौरा। राय पिथौरा, ठीक, ये हो गए। और इनके जो सेनापति हैं उनका नाम है गोविंद राव, यानी सैन्य व्यवस्था कौन देख रहा है? गोविंद राव। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी आते हैं बड़े जोश में, उनको तो इनकी वीरता के बारे में पता ही नहीं होता है कि ये हैं कौन। इसी भ्रम में होके मोहम्मद गोरी युद्ध लड़ते हैं और हार जाते हैं। तो भैया तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। और हारा कौन? मोहम्मद गोरी। इतना क्लियर? डेट याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। ठीक है, जीतता कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब इसके बाद की कहानी सुनिए। तराइन के द्वितीय युद्ध में पासे ही पलट जाएगा। अब मोहम्मद गोरी इस चीज को व्यक्तिगत ले लेता है कि वो कैसे हारता है। कहते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है कि वो 1 साल तक 1191 में लड़ा था और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। 1 साल तक उसने यानी मोहम्मद गोरी ने ना तो ढंग से खाना खाया, ना तो ढंग से वो सोया। उसने सेना इकट्ठा करी और फिर से आया और अपने 4 जो उसके महावीर बिल्कुल सेनापति थे, खारबक, खरमेल, इलाह, मुकलबा, इनके साथ में सेना को लेके आया और पृथ्वीराज चौहान के समक्ष युद्ध के लिए आया, उसी मैदान पे जिस मैदान पे अभी पहला युद्ध हारा था। इस बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान समझते हैं कि नहीं, एक बार हराया तो दोबारा हरा दूंगा। इनको इस बार भ्रम हो गया। इस बार क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीके से हार गए और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। इन चिन्हों पे जाइएगा, जहां सही का निशान लगा है वो जीता, जहां गलत का निशान लगा वो हारा। इतना सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब चूंकि आप लोगों को पृथ्वीराज चौहान को हीरो बना के इतिहास में प्रस्तुत किया गया है, तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान के विषय में 2 मत सामने आते हैं। एक मत तो ये कि जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता है तो उसको गिरफ्तार करके गजनी ले जाया जाता है और वहां पर इनके साथी
इनके दरबारी लेखक भी जाते हैं चंदबरदाई, और चंदबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक, सब में ध्यान रखिएगा। चंदबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई विवरण देता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। यह तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा, एक नजरिया रहा। लेकिन दूसरा एक नजरिया यह कहता है कि एक सिक्का मिला है हमें यहीं से, भारत से ही, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, एक सिक्का मिला है। सिक्के के एक तरफ तो लिखा है पृथ्वीराज चौहान का नाम और दूसरी तरफ लिखा है मोहम्मद बिन साम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब सिक्के पर इसका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद बिन साम, तो इसका मतलब इतिहासकारों ने यह निकाला कि पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक मोहम्मद गोरी के अंडर में शासन किया है। ये दो मत हैं। दोनों मत में जो मत आपसे पूछा जाए, आपको जो सही लगे उसमें आप निशान लगा सकते हैं। क्लियर? कोई एक ही देगा, दोनों एक साथ नहीं देंगे। अब आते हैं जरा इधर हम लोग, जिन्होंने इनविटेशन बोला भेजा था, जिनकी पुत्री थी संयोगिता यानी जयचंद्र। जयचंद्र अब कहते भैया मेरा काम हो गया, हार गए, ये पृथ्वीराज चौहान हार गए, अब जाओ अपने घर, पैसा ऐसा लो जाओ। भैया मोहम्मद गोरी का इरादा बदल गया। उसने बोला कहां जाएं? नहीं जाना है, अब तो हम यहीं रहेंगे, आओ तुम भी लड़ लो। और इस चक्कर में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में 1194 में कौन सा युद्ध हो जाता है? चंदावर का। चंदावर एक जगह है जो कि कन्नौज और इटावा के बीच में एक जगह पड़ती है, चंदावर। वहां पे ये युद्ध होता है। इस युद्ध में निश्चित तौर पे था, जब पृथ्वीराज चौहान जैसा वीर वो हार गया तो जयचंद को तो हारना निश्चित ही था। जयचंद हार गए, मोहम्मद गोरी की जीत हुई। मोहम्मद गोरी का जो अंतिम अभियान था वो खोखरों के विरुद्ध थी। खोखर एक जाति थी जो हमेशा आते जाते, गजनी आते जाते इनको परेशान करती रहती थी रास्ते में, उसके विरुद्ध था। 1206 में ही सिंधु नदी के किनारे दम्यक नामक स्थान पर किसी ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, सन 1206 में। अब सन 1206 से ही, यहां से ही स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाएगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्के चलवाए जिसमें नंदी, लक्ष्मी, ये हिंदू जो देवी देवता हैं उनके चित्र बने थे। तो नंदी, लक्ष्मी और नंदी युक्त सिक्के किसने चलाए? तो मोहम्मद गोरी ने चलाए। क्लियर? अब अभी आप लोग, मैं एक किनारे हट रहा हूं, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं। अरबों का भारत आगमन, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं इससे। ओके।